सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा पर प्रवचन करने जा रहा हूँ और यह जिज्ञासा बहुत गंभीर जिज्ञासा है। तो जो सब्सक्राइबर हैं और इंटरनेट पर वीडियो देखने वाले हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर स्वयं भी चिंतन करें और अपना अनुभव भी शेयर करें। तो विषय यह है कि विचार एक शक्ति है या विचार शक्ति का उपयोग करने वाला कोई तत्व है। काफी गंभीर विषय है और बहुत सूक्ष्म विषय है। तो पहले हम यह देखते हैं कि यदि विचार को हम शक्ति मानते हैं तो शक्ति के जो नियम हैं वे उनमें लागू होने चाहिए। तो मानेंगे कि विचार एक शक्ति है। तो फिजिक्स का जो नियम है वह कहता है कि कोई भी जो शक्ति है, जिसे हम शक्ति कहेंगे, तो उसके पास कोई वर्क करने का पावर होना चाहिए। कोई कार्य करने का पावर होना चाहिए किसी टाइम फ्रेम में और किसी डायरेक्शन में। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये दोनों ही लागू होने चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, यानी जो शक्ति है वह कोई कार्य करती है तो वास्तव में वह रूपांतरण करती है। तो वहाँ पर रूपांतरण होता है, तो वहाँ ऊर्जा जो है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट जो है, कुल जो है ऊर्जा, वहाँ पर वो कांस्टेंट होती है। उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है। और तीसरी बात यह है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वह भी एनर्जी को पूरा करना पड़ता है, जो एंट्रोपी की बात करता है कि किसी भी डायरेक्शन में किसी टाइम फ्रेम के साथ जो है एंट्रोपी जो है वह अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है। एंट्रोपी का अर्थ हो गया कि अनसर्टेनिटी, डिसऑर्डर, जो वाइब्रेशंस हैं, जो रूपांतरण है, उसे एंट्रोपी कहा जाता है। तो वह एंट्रोपी अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो समय के साथ क्षीण नहीं होगा।
अब इस तरह की चीज़ों को जो लेके चलता है उसे शक्ति कहते हैं। एक चीज़ और है जो हम देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे बहस चल रहा है, वह यह है कि अभी जो भौतिक शास्त्री हैं उनका दो ग्रुप बन गया है। तो एक ग्रुप तो जैसे कोई भी उसमें एंट्रोपी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं उस इवेंट को, और उसके हिसाब से थ्योरी बना रहे हैं। और एक दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि जो चीज़ है उसके पीछे जो मतलब इंफॉर्मेशन है वह जो है क्या आप ना पा रहे हैं, उसका कारण क्या आप जान पा रहे हैं। तो कोई भी जो वस्तु है उसके पीछे, और कोई जो घटना है जिसमें बहुत सारे वस्तुओं का रिएक्शन होता है, उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है, उस लॉ को, उस इन्फॉर्मेशन को क्या आप जान पा रहे हैं। इस पर बहस है। खैर, अब हम उस पर आते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण जैसे मैं आपको दे दूं इस विषय में, कि दूध है वह दही बन जाए, पुनः वह दही से दूध क्यों नहीं बन सकता। आखिर कोई जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से वो हुआ, कोई न कोई सूचना उसके तहत थी जो काम कर रहे थे, जिसने उसको उस तरह की घटना में अंजाम दिया। फिर पुनः जो है दही दूध नहीं बन पाता, यानी यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको दोनों तरफ से पलटा नहीं जा सकता। क्यों? और कोई रिवर्सिबल प्रोसेस भी है तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन क्या है कि वो रिपीट करता है, दोहराता है बार बार एक ही चीज़ को। उसी तरह से और एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई रंग है, डाई है, उसको हमने डाल दिया पानी में तो उसमें वो घुल गया। क्या पुनः जो है हम किसी प्रोसेस से उस वो डाई जो है फिर से वो जो बूंद थी इंफॉर्मेशन की उसमें डाई के रूप में, जो डाई के रूप में था, तो क्या वो फिर से वैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो पाता है? तो यह जो बात है इस पर विचार करने की बात है। उसके पीछे जो सूचना है, इसलिए वैज्ञानिकों का एक धड़ा है, कहता है कि नहीं, उसके पीछे जो सूचना है उस पर आपको काम करना है, तभी वास्तव में फिजिक्स की जो सारी थ्योरी है उसका आप सटीक वो कर पाएंगे विश्लेषण, और सटीक रूप से वो परिणाम देगा, और जो घटनाएं घट रही हैं उनका आपको सही कारण मालूम पड़ेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग उस पर, अभी की जो थ्योरी है वो उस इंफॉर्मेशन पर काम नहीं करती। खैर, अब हम लोग विचार पर आते हैं। तो जो विचार है उसकी एक बहुत बड़ी क्षमता यह है कि वह मल्टीप्लाई करती है, वो गुना होते जाती है, और कितनी गुना हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं। हमने एक बात कही, फिर उस बात को आपने कह दी, फिर उसी बात को, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होता गया, उसका क्षय नहीं हुआ। और टाइम प्रोसेस में, और उसका डायरेक्शन देखिए, कई दिशाओं में जा रहा है, और उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है, विचार फैलता ही जा रहा है।
पीढ़ियों दर पीढ़ियों, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, युगों युगों से चलता जा रहा है। ये जो सूचनाएं हैं, तो यह तो कुछ विशेष बतला रही है बात। डीएनए में सूचनाएं हैं, तो वो डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कौन सी सूचना है जिसके तहत वो काम कर रहा है, जिसके तहत वो जुड़ता है। एडिनोसिन जो है वो थाइमिन से जुड़ रहा है, साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ रहा है, डबल हेलिक्स बना रहा है, उसी पैटर्न में बना रहा है। तो आखिर वो पैटर्न बनाने के पीछे कौन सी सूचना है, वो क्यों ऐसा ही पैटर्न बना रहा है। उसी तरह से कोई भी हम अभी के फिजिक्स क्या कर रहा है कि वो जैसे फोटोन पर काम कर रहा है, प्रकाश पर, लेकिन उस फोटोन में जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है उस पर काम नहीं हो रहा है। आखिर फोटोन में कुछ इंफॉर्मेशन भी कंटेंट है जिसके तहत उसमें ऐसी बातें हैं, तो उसके ढांचे पर सिर्फ काम हो रहा है, उसके भीतर में जो सूचना है उस पर काम नहीं है। तो वह जो इंफॉर्मेशन है वास्तव में वह विचार है, और यह विचार जो है वह शक्ति का प्रयोग कर देता है, न कि यह खुद विचार, न कि यह खुद शक्ति है। अगर खुद शक्ति होती तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो नियम है, उसका इसका पालन होता, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। न ही एंट्रोपी के मामले में पालन हो रहा है, न ही डायरेक्शन के मामले में हो रहा है, और न ही उसके मल्टीप्लाई के बारे में हो रहा है। तो विचार जो है शक्ति का अतिक्रमण कर जा रहा है, इसीलिए शक्ति से हम विचार को नहीं पकड़ पाएंगे। विचार से हम शक्ति को समझ लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने शक्ति पर खोज कर ली, शक्ति के विषय में पता लगा लिए, लेकिन शक्ति से विचार के बारे में पता नहीं लगा पा रहे। और विचार का देखिए, इसके मल्टीप्लाई के और इसके फैलने का तरीका देखिए। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, माइंड से निकला और मोबाइल में चला गया, कंप्यूटर में चला गया, कहाँ कहाँ चला गया, वो इंटरनेट पर चला गया, किताबों में चला गया, सब कई कई जगह चला जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कई गुना हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो यह जो है उसके उस सिद्धांत पर काम नहीं कर रहा है, फिजिक्स के सिद्धांत पर। तो ये फिजिक्स के नियम का अतिक्रमण कर दे रहा है अब वर्तमान जो फिजिक्स का नियम है, तो इसके लिए भी एक फिजिक्स का नियम बनाना ही पड़ेगा, जिसमें कि विचार की काउंटिंग हो, जिसमें कि विचार को भी इंक्लूड किया जाए। तभी हम किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को सही परिप्रेक्ष्य में रख पाएंगे। तो भौतिक शास्त्रों का एक धड़ा है जो उस बात को जोर दे रहा है कि जब तक इंफॉर्मेशन को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी वस्तु में, तब तक, जब तक उसका मेजरमेंट और उसका वो सिस्टम नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। और वो मेजरमेंट में आ नहीं पा रहा, तो वो जैसा भी है उसको उसमें शामिल करना पड़ेगा उस लॉ के तहत। तभी फिजिकल लॉ को सही रूप से हम लोग जो है व्याख्यायित कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अन्यथा उसमें त्रुटि रहेगी ही रहेगी, और हम लोग बहुत सारे कारणों के विषय में नहीं जान पाएंगे, ना बता पाएंगे, ना एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो विचार और वस्तु, इसका जो है सनातन धर्म में, अब मैं सनातन धर्म पर आता हूँ, सनातन धर्म ने स्पष्ट इसमें किया है कि विचार चेतना है, वह जड़ पदार्थ नहीं है। और चेतना में यह क्षमता है कि जड़ पदार्थ का प्रयोग कर सके। तो क्या सभी जो भी विचार हम आते हैं, क्या उसको वैसा ही हम प्रयोग कर सकते हैं? तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि विचार में वो शक्ति होनी चाहिए, उस तरह के विचार होने चाहिए
मान लीजिए कि एक विचार मैंने कर दिया कि मुझे कार चाहिए, तो क्या इस एक विचार से कार आ जाएगा? तो नहीं ना। लेकिन कार लाने के लिए तो विचार करना ही होगा। जिसके पास भी कार है इसका मतलब उसने बहुत विचार किए। उसने कौन कौन से विचार किए, किस तरह से तिकड़म लगाया। तिकड़म लगाया का मतलब विचार किया, तो उससे वो कार रूपी घटना घटी। घटी तो वो विचार से ही है। तो इसका मतलब पर्याप्त विचार, सिर्फ विचार नहीं, पर्याप्त विचार, यानी कितने विचारों का गठजोड़ हो जाए तो कार खड़ी हो जाए। बात इसकी है, उतने विचारों का गठजोड़ होना चाहिए। जिन लोगों ने कार खड़ी की है, जो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन सबके पास जितने विचारों का गठजोड़ है और उनका जो समन्वय है, तो वैसा होने से हो सकता है। तो विचार को चेतन सत्ता माना गया है, और जो वस्तु है यानी विचार जिसके अंतर्निहित है, यानी विचार का जो ऊपरी खोल है, आप ये स्थूल, वह वस्तु है। यानी हर वस्तु का एक विचार भी है जो उसके अंतर्निहित है, जो ज़्यादा सूक्ष्म है। उसको भी भौतिक शास्त्रियों को खोजना है। उसमें इंट्रिंसिकली वो इन्वॉल्व्ड है, वो शामिल है। यहाँ पर कहने का मतलब विचार और भौतिक पदार्थ सर्वथा अलग नहीं बताया जा रहा है। इसी को समझ लें। वे अलग इसी अर्थ में है कि एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि वह ऊर्जा के जो नियम हैं उसका अतिक्रमण कर रहा है। सूक्ष्म उसी को कहेंगे। जो वर्तमान फिजिक्स का जो नियम है ऊर्जा का, उसका अतिक्रमण जो कर दे रहा है, वह चेतना है। अभी के हिसाब से चेतना को व्याख्यायित करूं तो, और जो इस नियम के तहत आता है वो जड़ है। लेकिन वह जो चेतना है वह इस जड़ से सर्वथा भिन्न नहीं है। इसी का एक पहलू है। वह ऐसा पहलू है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, जो हमारे लॉ के पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंट के पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे मेजरमेंट के पकड़ में नहीं आ रहा, हमारे माप के पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है, इसलिए वो वायलेट कर रहा है। परंतु कोई भी फिजिकल लॉ जो वास्तव में इस अस्तित्व को व्याख्यायित करने की कोशिश करेगा, उसके लिए अनिवार्य है कि सूचना को, और न सिर्फ सूचना बल्कि वह सूचना कहाँ से प्रेरित हुई है, वह सूचना का भी स्रोत कहाँ है, और वह जो स्रोत है उसका फिर स्रोत, आदि स्रोत कहाँ है, परम स्रोत कहाँ है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, उन सबको जब शामिल करेगा तभी किसी घटना को सही रूप से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इसलिए वह विचार जो है वह चेतना का स्थूल स्वरूप है। यानी विचार स्थूल चेतना है, और पदार्थ जो है वह विचार की स्थूलतम अभिव्यक्ति है। यानी विचार अपनी स्थूलता में पदार्थ है, और अपने सूक्ष्मतम में विचार की जो थोड़ी सी और सूक्ष्मता है उसमें जो है वह ऊर्जा है, और ऊर्जा और थोड़ा सा स्थूल हो जाता है तो वह पदार्थ है। तो कहने का मतलब यह है कि विचार शक्ति के तहत नहीं आ रहा है, वह शक्ति का अतिक्रमण कर रहा है, वह शक्ति का उपयोग कर ले रहा है। उसकी जो स्थूल अभिव्यक्ति है वह शक्ति है विचार की, और स्थूलतम अभिव्यक्ति जो है वह पदार्थ है।
तो विचार ही अभिव्यक्त हुआ है शक्ति में, शक्ति ही अभिव्यक्त हुआ है पदार्थ में। लेकिन फिर भी विचार जो है वो शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है और इस कारण से वो शक्ति के नियम का अतिक्रमण कर रहा है। इस बात को हमें समझ लेना। तो इन दोनों में यही अंतर है और इसलिए विचार जो है वो चेतना के तहत आएगा। यह बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो विचार जो है वह सूक्ष्म होने के कारण अपनी ही अभिव्यक्ति का प्रयोग कर लेता है। यही इसकी खासियत है और इस कारण से ही हम विचार को एक अलग कैटेगरी में यानी चेतन तत्व की कैटेगरी में से रखते हैं और पदार्थ को और ऊर्जा को अलग अलग कैटेगरी में फिर रखते हैं। तो विचार शक्ति तो नहीं है, परंतु 100% यह भी नहीं कहा सकता कि वह शक्ति नहीं है। वह शक्ति में भी रूपांतरित होता है, बल्कि शक्ति तो विचार का ही एक तरह से रूपांतरण है, लेकिन वह स्थूल है। यानी विचार ही स्थूल रूप में शक्ति है, शक्ति ही स्थूल रूप में पदार्थ है। यह समझ गए। फिर भी तो एक अर्थ में तो वह शक्ति है, यहाँ पर पैराडॉक्स समझिए। एक अर्थ में तो वह शक्ति है क्योंकि वही रूपांतरित होता है, दूसरे अर्थ में वो शक्ति नहीं है क्योंकि शक्ति के लॉ को वो वायलेट करता है। यानी शक्ति से कुछ वो अलग भी है, शक्ति से कुछ विशेष भी है वह, इस अर्थ में वह शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे कि वह शक्ति है और नहीं है किस अर्थ में। तो इस संदर्भ में वह शक्ति है कि वह विचार ही जब स्थूल रूप में प्रकट होता है तो शक्ति रूप में आ जाता है। इस अर्थ में वह शक्ति है क्योंकि वही बदल के शक्ति बन जाता है। लेकिन इस अर्थ में वह शक्ति नहीं है कि शक्ति की जो सीमा है उस सीमा के बाहर है वह, इसीलिए शक्ति के नियमों का वह अतिक्रमण कर देता है और वह चेतन सत्ता के तहत उसकी गिनती होती है सूक्ष्म तत्व होने का। यानी शक्ति से कुछ विशेष भी है वह, यह समझ लेने की जरूरत है। इसीलिए उसका प्रोपगेशन जो है वो कई दिशाओं में हो जाता है, वो दिशा का अतिक्रमण करता है। इसीलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है एनर्जी का, उसका अतिक्रमण करता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन का अतिक्रमण नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसका अतिक्रमण संभव है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन का अतिक्रमण बिल्कुल भी संभव नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल अलग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ही यह आता है कि जो है विचार शक्ति में बदल गया, शक्ति भी जो है पदार्थ में बदल गया, ये सब आ जाएगा। और जो चेतन तत्व है कॉन्शियसनेस, वह जो है विचार में बदल जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो है चेतन तत्व भी आ जाएगा। चेतन तत्व विचार में बदल गया, विचार जो है, विचार एक संधि क्षेत्र आप मान लें विचार को, मध्य क्षेत्र है। चेतना के और शक्ति के बीच का क्षेत्र है विचार। तो जो शुद्ध अर्थ में जो चेतना है वह प्रयोग कर लेता है विचार का, विचार जो है वह प्रयोग कर लेता है शक्ति का, और शक्ति जो है वह पदार्थ का। इस तरह से इसका सीरियल है। और उसी तरह से अगर हम रिवर्स होते हैं तो पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, और ऊर्जा जो है कहा जाता है कि फिर उसको पदार्थ में बदल सकते हैं, जो आइंस्टीन का नियम है। लेकिन एक चीज़ और है जो नहीं कहा गया, वह कि ऊर्जा भी विचार में बदल सकता है। इस पर वैज्ञानिकों को शोध करना है। यानी ऊर्जा
पदार्थ में बदल सकता है और ऊर्जा विचार में भी बदल सकता है, और उसी तरह से विचार ऊर्जा में बदल सकता है। फिर विचार जो है वह चेतना में बदल सकता है और चेतना जो है विचार में बदल सकता है। लेकिन टोटल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, कूल, उसका वायलेशन नहीं होता है। और अभी का जो फिजिक्स हमारा है वह सिर्फ ऊर्जा और पदार्थ तक जा रहा है, वह विचार तक नहीं जा रहा है। हालांकि विचार के अस्तित्व को वो मानता है, विचार के प्रभाव को भी मानता है, इंफॉर्मेशन की हर चीज़ को समझ रहा है, इंफॉर्मेशन पर काम ही हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने अभी इंफॉर्मेशन के जरिए ही बहुत सारी चीज़ें खोज की हैं, उसका सिमुलेशन करते हैं। आखिर उसमें तो विचार ही होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो जो विचार होते हैं उसका वो सिमुलेशन कर लेते हैं और उससे जो है किसी का प्रोजेक्शन करके देख लेते हैं कि ऐसी ऐसी कौन सी घटना घट जाएगी, और उसके आधार पर भी वे थ्योरी बना सकते हैं। तो वहाँ पर हम यह देखते हैं कि विचार के जरिए सिमुलेशन संभव है, यानी विचार के जरिए जो है हमारा प्रोजेक्शन ऊर्जा में और पदार्थ में यह हो जाता है। जो विचार हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वह विचार ही है और वह रिपीट करता है। और जो भी ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं, फैक्ट्रियां में उत्पादन चल रहे हैं, आप देखेंगे उसी विचार का वो रिपीट करता है और वो प्रोडक्शन उसी तरह से रिपीट होता रहता है। तो वह विचार तो इस तरह से दोहरा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि विचार से ऊर्जा का और पदार्थ का जो बनना है, दोहराव है, वो संभव हो जाता है। उसको वो मैनेज कर लेता है, उसका उपयोग कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, और हर जो सूक्ष्म है वह अपने से स्थूल को मैनेज कर लेगा, क्योंकि वह उसके भीतर में प्रवेश कर सकता है, इसीलिए उसका प्रबंधन कर लेता है, इसीलिए उस पर काबू कर लेता है। तो यह बात हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट बताया गया, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में सदैव जो है विचार का महत्व दिया गया है, और विचार से भी ज़्यादा चेतना का महत्व दिया गया है। हमारी भावनाओं पर नियंत्रण जो है विचार कर लेता है, विचार ही हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, और उससे जो है हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, हमारे कर्म नियंत्रित हो जाते हैं, कर्म प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए विचार का, भावनाओं का बहुत महत्व है। तो इनके जो अंतर संबंध हैं वह हमें देखने पड़ेंगे। उसी तरह से विचार का प्रज्ञा के साथ संबंध है, जिसको चेतना हम लोग कहते हैं, और उसी तरह से आत्मा का संबंध है, जो कि अति चेतन अवस्था है, और परमात्मा से संबंध है जो कि परम चेतन अवस्था है। तो ये पूरे अस्तित्व में जो घटनाएं घट रही हैं वो इन सबके संयोग से घट रही हैं, खाली ऊर्जा से नहीं घट रही है। लोग अभी वैज्ञानिक सब जितना भी कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं हर चीज़ को ऊर्जा के हिसाब से ही हम एक्सप्लेन कर दें किसी घटना को, या एक्सप्लेन कर दें या घटा दें उस घटना को, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेस में आ नहीं पाती, इसलिए नहीं आ पाती, वो रिवर्स नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम इंफॉर्मेशन को अभी हम पूरा उस पर शोध नहीं कर पाए हैं कि किस मटेरियल में कितने इन्फॉर्मेशन कोडेड हैं और इन्फॉर्मेशन कितने फ्लो कर रहे हैं उससे। एक तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो इंटैक्ट है, और वे एक इन्फॉर्मेशन जो उससे फ्लो करते हैं, उसको प्रभावित करते रहते हैं हर समय। कुछ तो इन्फॉर्मेशन उसमें है विद्यमान, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व उस तरह से दिखता है और वो इस तरह का व्यवहार करता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो उससे बहते रहते हैं, उसको प्रभावित करते रहते हैं, यानी वो हर समय कोई भी अन्य घटना को भी अंजाम देने में समर्थ हो जाता है, जो कि हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ पाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर चेतन तत्व का महत्व आ जाता है। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, और तब जाकर हम एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो यह विचार जो है हमें धीरे धीरे प्रज्ञा स्तर पर ले जाता है, भावनाओं के स्तर पर ले जाता है, वहाँ हमें जो है सूक्ष्मता में आत्मा के स्तर पर ले जाता है, और दिव्यता जब आती है और सूक्ष्मता जब आती है तो हम परमात्मा के स्तर पर उतरते हैं, चले जाते हैं। तब वहाँ से जो
सत्ता निश्रित होती है, उसको इंक्लूड करके प्रकृति को, परमात्मा को, आत्मा को, चेतना को, प्रज्ञा को, बुद्धि को, विवेक को, विचार को, ऊर्जा को, पदार्थ को, तब जाकर के घटना का एक्सप्लेनेशन सही सही आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इतनी पर्याप्त व्याख्या हो गई है और समझदारों के लिए इतना ही बहुत है। बाकी आप समझ सकते हैं, ये हालांकि यह विषय काफ़ी जटिल था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो यदि आप लोगों को कुछ इसमें कमेंट करना है तो आप कमेंट करेंगे, उसके ऊपर जो मैं समझूंगा जवाब दूंगा। ओम।